हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था पदार्थ, ठीक है। जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको पदार्थ से रिलेटेड बताने वाला हूँ, और ऐसे ही हर वीडियो के लास्ट में यानी हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बिल्कुल ही ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपकी नॉलेज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे नोट किया हूँ। चलिए आपको एक एक चीज़ समझाते हुए पॉइंट टू पॉइंट लेके चलता हूँ। देखिए, पहला ये महत्वपूर्ण तथ्य में पहला यही पॉइंट है, यानी पहले का जो 2 पॉइंट्स है ये डायरेक्ट रेलवे एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम या इसी को बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो पूछा यही गया था रेलवे में कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो जोसेफ प्राउस्ट ने, याद रखिएगा जोसेफ प्राउस्ट, है ना। जोसेफ प्राउस्ट क्या किए थे कि स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम इन्होंने दिया था। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि जिसके अंदर जो है ना, कि जैसे मान लीजिए कि जल है, जल का H2O फार्मूला है, तो H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, मतलब H 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, तभी मिलके बनेगा जल, इसलिए यह निश्चित है। क्या है ये? निश्चित है। तो उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने बताया था? जोसेफ प्राउस्ट। याद रखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था इसके बारे में। चलिए दूसरा पॉइंट, गुणित अनुपात का नियम। ये 2 नियम है जो कन्फ्यूजन करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। मतलब आपके सामने सिर्फ 2 ही अनुपात का नियम पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर गलत कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप कैसे याद रखोगे। देखिए, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब किसी के पास अच्छा गुण हो, क्या हो? अच्छा गुण हो, तो किसी न किसी को क्या करेगा? दे देगा, यानी किसी में डाल देगा, है ना। गुण क्या करेगा? अपना गुण दूसरे को दे देगा, यानी दूसरे में डाल देगा। तो ध्यान रखना, गुणित अनुपात जॉन डाल्टन। ठीक है, और जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। चलिए दूसरा, तीसरा पॉइंट, शुद्ध जल। आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल कौन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो वर्षा होती है ना, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। क्या होता है? वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, और यह इतना शुद्ध होता है कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अगर आपको पूर्ण रूप से वर्षा का जल दे दिया जाए तो आप उसका प्रयोग बैटरी के अंदर भी कर सकते हैं। किसके अंदर? बैटरी के अंदर भी कर सकते हैं। जो वर्षा जल होता है उसे हम आसुत जल भी कहते हैं। कौन सा जल? आसुत जल। याद रखिएगा, वर्षा के जल को आसुत जल कहते हैं। वर्षा का जल शुद्ध होता है, वर्षा का जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है 5.4 से 5.5, याद रखिएगा, जिसको अम्लीय वर्षा कह सकते हैं, है ना। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें अम्ल होता ही होता है वर्षा के जल में। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं गुब्बारे के अंदर गैस। देखिए, जो गुब्बारा बच्चे उड़ाते हैं ना, बच्चों ने जो गुब्बारा बेचने वाला होता है ना, गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा जाता है, एक तो माउथ वाला गैस भरा जाता है, माउथ के अंदर से पूरा गैस भर देते हैं, और एक मशीन के द्वारा गैस भरा जाता है। देखिए, वो मशीन के नहीं जो बाहर से दुकान वाले भरते हैं, वो वाला नहीं, ये एक सिलेंडर आता है, सिलेंडर के अंदर से गैस भरी जाती है गुब्बारे में। उस गुब्बारे को जैसे ही छोड़ोगे आसमान में उड़ जाएगी, तो उसके अंदर जो गैस भरा जाता है वो होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। और जो हम लोग मुंह से भरते हैं हवा, वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन सब भर देते हैं उसके अंदर। हीलियम वाला जो होता है ना, वो हल्का होता है, इसलिए उड़ जाता है, लेकिन जो हम हवा भरते हैं वो भारी होता है, इसलिए बैलून यानी गुब्बारा उड़ता नहीं है। ठीक है, तो गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। चलिए
अब हम समझते हैं कि जो अस्पताल है, जितने भी मेडिकल हैं, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन के रूप में जो हम लोग अस्पताल में प्रयोग होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी होता है। अगर ऑक्सीजन 95% है तो 5% आपका हीलियम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारा शरीर ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम है किसी चीज़ को जला देना। और आपको पता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से एकदम गया, शुद्ध ऑक्सीजन गया, तो हमारे शरीर के अंदर जलन हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। यानी जब हम अस्पताल में होते हैं तो अस्पताल में जो कृत्रिम रूप से आपको सांस दिया जाता है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन तथा हीलियम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, समुद्र में, है ना, समुद्र में अगर आप समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ध्यान सुनिए, जब हम समुद्र में कम गहराई पर जाना होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ नाइट्रोजन सिलेंडर भी भर दिया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया जाता है। कब? जब समुद्र में कम गहराई पर हम जाते हैं, जैसे गोताखोर हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए, जो गोताखोर होते हैं, समुद्र के अंदर तैरने वाले तैराक होते हैं, समुद्र के अंदर खोजने वाले जो व्यक्ति होते हैं, गोताखोर होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, सांस के लिए किस किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आपको कहना है कि अगर वह कम गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस लेके जाएगा। अगर ज़्यादा गहराई पे जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस लेके जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हीलियम गैस से भारी होता है, इसलिए कम गहराई तक ले जाना ही उचित होता है। वरना ज़्यादा गहराई पर लेके जाएंगे तो समुद्र के जैसे नीचे 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 जाते जाएंगे तो समुद्र का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी बाहर का दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन वाला दाब अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा शरीर ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि हीलियम लेके जाया जाता है, ताकि हीलियम हल्की गैस है, ठीक है। जब गहराई में जाना होता है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है, ताकि हीलियम हल्की गैस है। देखिए, तो समुद्र में ज़्यादा गहराई पर ऑक्सीजन तथा हीलियम लेके जाते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल तथा चिप्स में, देखिए, जो हम लोग फुटबॉल होता है, खेलने वाला फुटबॉल होता है, ठीक है, और चिप्स होता है। चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा, चिप्स, कुरकुरा और भी पता नहीं क्या क्या आता है छोटे बच्चों का खाने के लिए। उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा ठंडी गैस है। लगभग -200 डिग्री सेल्सियस, यानी -198 से 199 डिग्री सेल्सियस तक इतनी ठंडी होती है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग फुटबॉल और चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, जितने भी पॉलीथीन वाली आते हैं उसके अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन किसी गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए उसको भर दिया जाता है। जो हम लोग नॉर्मल फुटबॉल खेलते हैं उसके अंदर ये गैस नहीं होती है, वो मिक्सिंग गैस होती है, जो हम लोग दुकान से जाके फिल कर लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो फुटबॉलर्स होते हैं, उनके जो फुटबॉल का गुब्बारा होता है, यानी फुटबॉल होता है, बॉल होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, एलपीजी। एलपीजी, है ना, एलपीजी से आपसे पूछा जाए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो आप बोलिएगा लिक्विफाइड, याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड मत बोलिएगा, क्योंकि लिक्विड नहीं होता है, वो लिक्विफाइड होता है पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी जब सिलेंडर में भरा जाता है ना, तो दाब लगा के भरा जाता है। क्या लगा के भरा जाता है? दाब लगा के, प्रेशर दे के भरा जाता है। इसलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि एलपीजी गैस किस प्रणाली के द्वारा भरा जाता है, तो याद रखिएगा, दाब भरण प्रणाली, ठीक है। दो प्रणाली होती है, एक होता है दाब भरण प्रणाली और एक होता है पंप भरण प्रणाली। देखिए, दाब भरण प्रणाली के द्वारा एलपीजी गैस को भरा जाता है, यानी गैस को दबा दबा के भरा जाता है। लेकिन जो पंप भरण प्रणाली होती है उसके द्वारा पेट्रोल, डीजल आदि को भरा जाता है, ठीक है। तो एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस किस किस गैसों से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला करके एलपीजी गैस बनाया जाता है।
जब एलपीजी गैस बनती है तो उसमें कोई भी गंध नहीं आता है। इसलिए एलपीजी में को गंध लाने के लिए, ताकि यदि घर में किसी के घर में एलपीजी लीक हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि एलपीजी लीक हुआ है ना, जिस पर हम लोग भोजन बनाते हैं। इसलिए ताकि गंध आए एलपीजी से, उस गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इथाइल मार्केप्टन। याद रखिएगा, इथाइल मार्केप्टन मिलाते हैं। कभी कभी मिथाइल भी दे देता है, तो मिथाइल शब्द नहीं, इथाइल याद रखिएगा, मिथाइल नहीं। ठीक है, तो इथाइल मार्केप्टन क्या होता है? उसके अंदर मिला होता है। इथाइल मार्केप्टन के अंदर जो है कि सल्फर का गुण होता है, सल्फर की मात्रा होती है, और सल्फर बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध देता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे प्याज जब सड़ता है तो दुर्गंध आता है ना, सल्फर की मात्रा उसमें। लहसुन में भी दुर्गंध आता है, सुगंध आता है, जो भी कहिए, वो किसके कारण आता है? सल्फर के कारण आता है। खेतों में हम लोग सल्फर का छिड़काव करते हैं, ठीक है, तो वही सल्फर की मात्रा होती है इथाइल मार्केप्टन में, जो कि एलपीजी गैस में ये गंध देता है, ताकि इंसान को पता चल सके कि एलपीजी गैस लीक हुआ है। ठीक है, इसमें से जो ब्यूटेन है ये लाइटर में भी प्रयोग किया जाता है। जो बीड़ी पीने वाली लाइटर आती है, उस लाइटर के अंदर भी ब्यूटेन गैस प्रयोग किए जाते हैं। मैंने लिखा है लाइटर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। लाइटर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। चलिए अब जानते हैं वायुयान के टायर में और गाड़ियों के टायर में। अब आप जब कभी गाड़ी लेकर के अगर हवा भरवाने जाओगे तो देखना उसके पास एक बड़ा सा टैंक होता है। क्या होता है? टैंक होता है, और उसी टैंक से आपके गाड़ी में हवा भरता है। वो टैंक करता क्या है कि हमारी नेचुरल हवा को खींच करके, ठीक है, उसमें को शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद उसमें से नाइट्रोजन निकालने की कोशिश करता है, और नाइट्रोजन निकाल भी देता है, और वही नाइट्रोजन हमारी गाड़ियों में भर दी जाती है। आपको जैसे पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और 20.9% ऑक्सीजन होता है, तो सब मिक्स हुआ होता है। तो जो गाड़ी के भरने वाले हवा होते हैं, है ना, दुकानदार, वो जो मशीन रखे होते हैं, वो मशीन क्या करती है? बाहर से हवा को खींच करके उसको प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है, और केवल नाइट्रोजन उस सिलेंडर के अंदर भर लेती है, और वही गाड़ी में फिट हो जाती है। तो जो वायुयान है, एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज वगैरह, उसके अंदर, गाड़ियों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। वायुयान में हीलियम गैस भी भरा जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन और हीलियम दोनों भरा जाता है, ठीक है, और गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है। और गर्मियों के दिन में अगर गाड़ी की हवा जो है कि अगर गर्म हो जाएगी, सपोज करिए गर्म हो जाएगी, तो गाड़ी का टायर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए उसके अंदर ठंडी हवा भरी जाती है, ताकि जल्दी ब्लास्ट ना हो। ठीक है, देखिए उसके बाद बारूद की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, बारूद की खोज रोजर ब्रेकन नामक ने किया था, है ना। बारूद की खोज रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर? चलिए, समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है दाब में? तो याद रखिएगा कि समुद्र तल से ऊपर और समुद्र तल से अगर नीचे आप जाओगे तो जो दाब होता है वो घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब समुद्र के नीचे गोताखोर जाते हैं, कम गहराई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर जाएंगे, ज़्यादा गहराई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन सिलेंडर लेकर जाएंगे। अगर वही चीज़, ठीक है, समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाएंगे तो दाब क्या होता है? कम होता है। उसके बाद देखिए, अधिक ऊंचाई पर चढ़ने से नाक से खून आना। अब देखिए, अधिक ऊंचाई पर जब चढ़ेंगे तो बाहर का दाब क्या हो गया? कम हो गया, और हमारे शरीर का दाब ज़्यादा। आपको पता है जब कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो कम की तरफ जाता है, तो शरीर का दाब ज़्यादा और बाहर का दाब कम, है ना, तो पूरा नाक से खून आने लगता है। और यही रीज़न है कि जब आप कभी एरोप्लेन में सफ़र करोगे तो आपके पास जो भी पेन होगा वो पेन अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जब एरोप्लेन हवा में होगी तो ऊपर दाब कम हो जाएगा, और दाब कम होगा तो आपके पेन जो स्याही है, स्याही का दाब ज़्यादा, तो दाब बाहर निकल आएगी, स्याही बाहर निकल आएगी। इसलिए अलाउ नहीं किया जाता है ताकि आप लेके जाओ, वरना आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो पेन अलाउ नहीं होता है एरोप्लेन में, उसके लिए अलग तरीके का पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट्स की अधिक ऊंचाई पर चढ़ने से नाक से खून आने लगता है, और वायुयान में पेन की स्याही निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊपर दाब
कम होता है, समुद्र तल से नीचे भी, समुद्र तल से ऊपर भी दाब कम होने लगता है। और यही रीज़न होता है कि जो पहाड़ पे जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो जो खाना होता है ना वो देर से पकता है। क्यों पकता है? क्योंकि ऊपर दाब कम हो जाता है। क्या होता है? ऊपर दाब कम हो जाता है। ठीक है, जब ऊपर दाब कम होगा तो पानी जल्दी जल्दी बॉयल होके वाष्प बन के बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण खाना देर से बनता है। नेक्स्ट आते हैं कैप्सूल आवरण। जैसे जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं, दवा खाते हैं, तो दवा एक आती है जिसके अंदर भुरभुरा दवा भरी होती है, उसके ऊपर एक खोल लगा होता है, कैप्सूल आवरण। ठीक है, जो कैप्सूल आवरण है वो स्टार्च या प्रोटीन या जिलेटिन की बनी होती है। स्टार्च, प्रोटीन या जिलेटिन की बनी होती है। क्या बना होता है? कैप्सूल आवरण। जो हम लोग दवा खाते हैं ताकि वो कैप्सूल आवरण हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद गल सके, वरना वो गलेगा नहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है? वो गल सके। जो कैप्सूल आवरण होता है वो जब हम भी कैप्सूल दवा खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाने के बाद वो आवरण क्या होता है? गल जाता है, वो दवा गल जाती है। जो आपने देखा होगा उसको दो पार्ट में खोल सकते हैं। देखिए ना, अपनी दवा दो पार्ट में खोल सकते हैं, उसके अंदर भुरभुरा दवा भरा होता है। ठीक है, तो वो जो आवरण खोल होता है वो किसका बना होता है? तो आप याद रखिएगा, या तो प्रोटीन का बना होगा, या तो स्टार्च का बना होगा, या तो जिलेटिन का बना होगा। ठीक है, तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैप्सूल आवरण किसका बना होता है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करिएगा। नेक्स्ट, अंडे का आवरण। अंडे का आवरण, जो आप अंडा खाते हो उसके ऊपर बाहरी खोल होता है, वो खोल किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो याद रखिएगा, अंडे का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने जो संगमरमर देखा है, जैसे ताजमहल बना है संगमरमर, वो भी किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। आपने चूना पत्थर देखा होगा, वो भी किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो याद रखिएगा, अंडे का आवरण, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ आज का महत्वपूर्ण पॉइंट्स, तथ्य। धीरे धीरे ऐसे ही करके बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।